हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अमित पटेल फिजिक्स। मेरा नाम है प्रगति मांजरेकर और मैं आज आपको क्लास 9 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से चैप्टर नंबर 8 मोशन चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन, मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, फिजिकल क्वांटिटीज़, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 100 में जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे एंड एट लास्ट भी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म डिस्कस करते। जो हम शुरुआत करते हैं आज का हमारा चैप्टर नंबर 8 मोशन। ओके, सो मोशन में हम बात करते इंट्रोडक्शन से कि फिजिक्स में आपको 2 स्टेट्स आपको देखने को मिलेगी। एक होता है रेस्ट एंड दूसरा होता है मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट की बात हो, कोई भी बॉडी की बात करो, तो हर ऑब्जेक्ट और बॉडी की टोटल 2 स्टेट्स आपको देखने को मिलती है। एक होता है रेस्ट पे और दूसरा होता है मोशन में। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि जिसका पोजीशन फिक्स हो। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि जिसका पोजीशन फिक्स हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेशनरी और स्टेडी स्टेट। उसको दूसरा नाम रेस्ट को हम स्टेशनरी भी बोलते हैं या फिर हम स्टेडी स्टेट भी कहते हैं। सो यहाँ पे एग्जाम्पल है ट्री, हाउस, स्कूल, फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक पोल, ये सब सारे एग्जाम्पल है रेस्ट के। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन पे फिक्स हो। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया ट्री का, ट्री है, ट्री का पोजीशन फिक्स हो। ट्री तो कभी हिल नहीं सकता, वो अपने पोजीशन पे जहाँ था वही रहेगा, मतलब कि वो अपनी जगह पे स्टेशनरी। जैसे आप आपके घर की बात करो, आपका घर जहाँ है वही रहेगा, घर का पोजीशन कभी नहीं बदलेगा। जैसे स्कूल है, फैक्ट्री है, मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका पोजीशन हमेशा फिक्स रहे, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट। अभी नेक्स्ट है बात हो रही है मोशन की। सो मोशन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज अ मोशन? सो मोशन का मीनिंग यहाँ पे होता है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस। यहाँ पे बात हो रही है पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी जिसका पोजीशन चेंज हो सके। ओके, मतलब मान लो सिंपल मीनिंग मोशन क्या है, एक तरह का किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोशन। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ऑब्जेक्ट मोशन में तभी कहला जाएगा जिसका पोजीशन बदले, व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। मतलब कि पोजीशन बदलेगा किसके रिस्पेक्ट में, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। अब हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर करके चलेंगे। हम उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम मोशन परफॉर्म करने वाले। अभी यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मतलब होता है ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिन, द फिनोमेनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इज पोजीशन विद टाइम ऑल्सो। सो सी हाउ, यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे मान लो कि बॉय है, यहाँ पे मैं आपको मोशन का प्रॉपर एग्जांपल बताऊं कि यहाँ पे एक बॉय है, कि बॉय है वो ए पॉइंट पे है, अभी उसे ए पॉइंट पे बी पॉइंट की तरफ जाना है, पर लेकिन जो बॉय है वो पेड़ के सामने खड़ा है। जो पेड़ के सामने खड़ा है तो ये पेड़ हमारा क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट। मतलब रेफरेंस पॉइंट का सिंपल मीनिंग ये होता है कि मोशन जिस फिक्स पोजिशन के रिस्पेक्ट में मोशन परफॉर्म कर रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे मतलब रेफरेंस पॉइंट एक तरह का फिक्स पॉइंट है। यहाँ पे पेड़ है, पेड़ का जो ट्री है उसका जो पोजीशन है वो फिक्स रहेगा, वो कभी बदलने वाला नहीं है। और जो बॉय है वो मोशन ही परफॉर्म करे, मतलब वो ए से बी की तरफ जाएगा, उसकी पोजीशन तो बदल रही है। ओके, पर इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो फिक्स है। मतलब इससे क्लियर क्या होता है कि बॉय है वो पेड़ के सामने खड़ा है। ओके, मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि जैसे मान लो कि बहुत ये स्प्रिंग सीजन में बहुत लीव्स गिर रहे होते हैं। ओके, जो मतलब बहुत जो पेड़ होते हैं वो अपनी जगह से हिल जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स है वो अपने पोजीशन से हिल जाते हैं, बहुत विंड ब्लो हो रही हो तभी, तो वो भी बेस्ट एग्जांपल है मोशन का। और एक और भी एग्जांपल है मोशन के, जैसे मान लो कि आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, तो आर्टरीज और वेन्स के जरिए क्या होता है, ब्लड आपके और हर एक ऑर्गन के जरिए पहुंच जाता है, तो वो भी एक मोशन का ही एग्जाम्पल है। इवन आपका जो अर्थ है वो अपनी ऑर्बिट वो भी रोटेट कर रहा है, तो वो भी एग्जाम्पल है मोशन का।
ओके मतलब रोटेशनल प्लैनेटरी भी वो भी मोशन का ही एग्जाम्पल है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि जो फिश है वो वाटर पे स्विम कर रहे हैं, तो वो भी एग्जाम्पल है मोशन का। या फिर आप देखो कि बर्ड है वो आसमान में उड़ रहा है, तो वो भी मोशन का सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। तो आई होप दिस 2 पॉइंट इज क्लियर ना। ओके, यहाँ पे और एक बता दो कि रेफरेंस पॉइंट का एक और बता दो एग्जाम्पल, कि जैसे मान लो कि आपका जो घर है वो बस स्टॉप के पास है, आपका जो घर कहाँ पे, बस स्टॉप के पास में है, तो वो जो बस स्टॉप है वो आपका क्या बन जाता है, वो रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। मतलब कि बस स्टॉप जहां था वही रहेगा। आप बोलोगे कि मेरा घर बस स्टॉप के पास है, तो बस स्टॉप हमारा क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट हुआ। जैसे वो आप कहेंगे कि मेरा जो गांव है वो रेलवे स्टेशन के पीछे है, तो वो जो रेलवे स्टेशन है वो आपका क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट हुआ। अब यहाँ पे एक चीज और पॉइंट बताई गई है कि द फिनोमेनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ टाइम। मतलब यहाँ पे एक चीज क्या बोली गई कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन तो बदलेगा, साथ ही साथ में उसका टाइम भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो कि बॉय है वो ए पॉइंट पे है, उसका जो टाइम टी है, टाइम टी क्या है उसका 0 सेकेंड पे है, टाइम टी क्या है उसका 0 सेकेंड पे। जैसे जैसे जब बॉय है वो आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका टाइम चेंज होगा। सपोज मान लो कि 10 सेकेंड पे बॉय ने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो 4 मीटर चला है, टाइम टी इक्वल टू 10 सेकेंड। मतलब पहले ए पॉइंट पे था, फिर जब आगे बढ़ा तो वो बी पॉइंट पे पूछा, मतलब कि यहाँ पे उसका पोजीशन तो बदल ही रहा है, साथ ही साथ में उसका टाइम भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर नाउ। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एक और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, आपको और क्लियर होगा। सेम वही एग्जाम्पल है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे उसका पोजीशन भी चेंज होगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है कि वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ। मतलब यहाँ पे एक चीज क्या बोली गई है कि पूछा है सवाल में कि क्या अर्थ मोशन में होती है कि नहीं होती। हमारी सोलार सिस्टम में देखा जाए तो बहुत सारे आपको प्लैनेट्स देखने को मिलेंगे, मर्क्यूरी, जुपिटर, वेनस, मार्स, बहुत सारे प्लैनेट्स है आपके सोलार सिस्टम में, अर्थ भी प्लैनेट है। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि मान लो कि बीच में सन है, सन बीच में है। ओके, यहाँ पे बना दूं, दिस इज अ सन, ये सन है हमारा, और यहाँ पे हमारी बहुत सारी क्या है, ऑर्बिट्स हैं। सो हम लोग मान लेते हैं कि इस ऑर्बिट पे हमारा अर्थ है, तो अर्थ है इस ऑर्बिट पे वो क्या हो रही है, घूम रही है। तो यहाँ पे ये जो और पर वो घूमती कैसे, खुद अपने जगह से चक्कर भी काटती, चक्कर काट काट के घूमती। ओके, जैसे कि मान लो कि इस ढक्कन को सन मान लो, मतलब कि इससे हमें क्लियर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट है वो मोशन में ही है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि मान लो कि एक ट्रेन है, ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पर स्टेशनरी है। ओके, ट्रेन क्या है, प्लेटफॉर्म पर क्या है, स्टेशनरी है। अभी जैसे जब ट्रेन चलना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जब ट्रेन चलेगा तो वैसे क्या होगा, उसका प्लेटफॉर्म पीछे चला जाएगा, प्लेटफॉर्म पीछे चलेगा तो आगे मान लो कि कोई पेड़ आ रहा है, तो पैसेंजर के नजरिए से क्या रहेगा, जो ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर बैठा है उसके नजरिए से क्या लगेगा कि प्लेटफॉर्म पीछे चला गया। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो ट्री आता है, तो वो क्या लगेगा कि ट्रेन आगे जा रही है और पेड़ पीछे चला गया। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो कुछ रिवर बैंक आ जाती है, तो रिवर बैंक आती है तो पैसेंजर के नजरिए से क्या लगता है कि रिवर बैंक क्या हो गया, पीछे चला गया है, और जो ट्रेन है वो आगे मूव कर रहा है। बाकी होता तो ऐसा कुछ नहीं है, प्लेटफॉर्म अपने जगह पे जिधर से उधर ही रहेगा, ट्री जहां थी वहीं पर ही रहेगी, रिवर बैंक जहां था वहीं पर ही रहेगा। बस मोशन में हो कौन रहा है, ट्रेन मोशन में है। ओके, सो ट्रेन मोशन में है, इसका मतलब ये है। ओके, जो मतलब कि क्योंकि ट्रेन के अंदर जो ट्रेन जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में पैसेंजर है अंदर जो बैठा है वो भी मूव कर रही है। पैसेंजर का जो नजरिया है वो सही है, वो जो कह रहा है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पीछे चला गया, ट्रेन पीछे चला गया, रिवर बैंक पीछे चला गया, वो अपने नजरिए से सही है, ऐसा नहीं बोल रही। बट ये ऐसा हो क्यों रहा है, रीजन क्या है, क्योंकि अर्थ है अपने रोटेशनल एक्सिस से मूव कर रही है, अपनी ऑर्बिट पे मूव कर रही है।
इसलिए जब मोशन में होती है, जब ट्रेन चल रही होती है, तब पैसेंजर को ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है, ट्रेन पीछे जा रहा है, बाकी ऐसा होता है नहीं। ओके, अब भी मान लो वही पैसेंजर को, अगर आप मान लो कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, अभी उसी पैसेंजर को अगर आप ट्रेन के बाहर निकालो, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर दिखेगा, तो क्या दिखेगा? ट्रेन के साथ साथ पैसेंजर भी, वो भी आगे जा रही है, दिखेगा। उसके नजरिए से देखा जाए तो प्लेटफॉर्म जहाँ था वही रहेगा, बस ट्रेन है वो मोशन में रहेगा। मतलब ऑब्जर्वर पर डिपेंडेंट रहता है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं है। कुछ ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि वो मोशन में है, पर अगर मान लो वही ऑब्जर्वर को अगर आप बाहर दिखोगे तो वो मोशन में है नहीं। जैसे मैं आपको ट्रेन का एग्जांपल दिया कि वही पैसेंजर को आप ट्रेन के अंदर बिठाओगे तो ऐसा लगेगा कि वो सब मोशन में है, ऐसा लगता है कि ट्रेन पीछे जा रहा है, ट्री पीछे जा रहा है, बट बाकी होता नहीं, वो तो अपने जगह पे फिक्स है, बाकी उसे वो मोशन में लग रहा है। अभी उसी पैसेंजर को बाहर निकालोगे, आप प्लेटफॉर्म पे रखोगे तो उसको ट्रेन मोशन में नजर आएगी। ओके, तो इट्स डिपेंड अपॉन दी ऑब्जर्वर। आई होप एवरीवन थिंग इज क्लियर। मतलब कि इसलिए बोल रही हूँ कि बिकॉज वी आर मूविंग विथ अर्थ एंड ऑब्जेक्ट मे बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन डिपेंडिंग ऑन दी ऑब्जर्वर। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है कि मोशन पे है कि नहीं है, वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। ओके, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या बताई है कि मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स। अभी इसका मतलब क्या होता है कि मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ? सी, उसके पहले मैं आपको एक बात आपको बता दूं, मोस्ट मोशन कॉम्प्लेक्स आपको इजीली पता चलेगा, पर आपको एक बात बता दूं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सो जानिए आप, स्ट्रेट लाइन का मतलब आप ऐसा मत समझिए कि एक तरह का सीधा लाइन, नो। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि मोशन एक ही दिशा में परफॉर्म हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में परफॉर्म हो रहा है, सिंगल डायरेक्शन में परफॉर्म हो रहा है। फिर वो चाहे एक्स एक्सिस हो सकता है, फिर वो चाहे वाई एक्सिस हो सकता है, फिर वो चाहे जेड एक्सिस भी हो सकता है। अभी ये स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी परफॉर्म मोशन इन अ सिंगल डायरेक्शन। मतलब मैंने आपको क्या कहा था कि सिंगल डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन एज वेल एज रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब वो सिंगल डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट सिंगल डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का दूसरा नाम है रेक्टिलिनियर मोशन, और उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन तो बहुत तरह के होते हैं, बट आपके सिलेबस के हिसाब से हम सिर्फ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में ही डिस्कस करेंगे जो आपके क्लास 9 में है। जैसे आपका बेस्ट एग्जांपल है कि अ ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड ऑब्जेक्ट इन अ फ्री फॉल। अब बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि ट्रेन है वो अपने ट्रैक पे एक ही दिशा में मूव कर रही है, ट्रेन है अपने ही ट्रैक पे वो एक ही दिशा में ही जा रही, एक ही डायरेक्शन में ही जा रही है, तो वो हमारा क्या हुआ? मोशन हुआ। एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक बना रही हूं मैं, ये हमारा रेलवे ट्रैक हो गया, और ये हमारी क्या हो गई? आई एम सॉरी, मेरा ड्राइंग बहुत रफ है। ओके, सो ये हमारा क्या हुआ? ट्रेन हुआ, और ये मेरा क्या हुआ? ट्रैक हो गया। ओके, तो ये किस डायरेक्शन में जा रही है? एक ही डायरेक्शन में मूव करी, तो वो हमारा क्या होगा? जो ट्रेन है वो वन डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। या फिर एक और एग्जांपल है कि कॉइन है, ये कॉइन है, कॉइन को मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरा रही, सिंपल एक कॉइन है, उसको मैं क्या क्या आपने हाथ में पकड़िए, आप अपने हाथ में कॉइन पकड़िए और उसको आप ना छुट के नीचे गिरा दीजिए। ओके, कॉइन को नीचे गिरा दीजिए, तो कॉइन कैसे होगा? सिंगल डायरेक्शन में नीचे गिरेगा। जो कॉइन है वो सिंगल डायरेक्शन में नीचे गिर जाएगा। सो मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते। क्या बोलते उसको? उसको हम क्या बोलते? फ्री फॉल बोलते। मतलब कि कॉइन है वो एक ही डायरेक्शन में नीचे गिर रहा है। ओके, जो हमारा जो कॉइन है वो एक ही डायरेक्शन में नीचे गिर रहा है। ओके,
सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि ये सीधे लाइन पे गिर रहा है, एक ही डायरेक्शन में गिर रहा है. सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एग्जाम्पल. आई होप एवरीवन इज क्लियर. अभी यहाँ पे एक और बात क्या हो रही है, सर्क्यूलर पाथ. अभी मोस्ट मोशन और कॉम्प्लेक्स मैं आपको अभी बताऊंगी, बट आप सबसे पहले आप सर्कुलेटरी मोशन और वाइब्रेशन मोशन आप जान लेते हैं. उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि मोस्ट मोशन और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वो मैं आपको समझाती हूँ. पहले आप सर्कुलर मोशन जान लीजिए कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मोशन परफॉर्म कर रही हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन. अभी मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि क्लोज पाथ हो रही है, मतलब क्लोज पाथ जरूरी नहीं कि सर्कल शेप में ही हो. ओके, सी हाउ, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल देखो यहाँ पे मोशन इस तरह से जा रहा है, परफॉर्म इस तरह से मूव कर रहा है. या फिर एक सर्कल ले लो, सर्कल है वो जहां से गए वैसे ही वापस आ गया. जैसे ये रेक्टेंगुलर शेप की बात करें कि रेक्टेंगुलर पाथ है यहाँ पे, कि मान लो कि बॉय है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, देन आफ्टर दिस एंड देन दिस पॉइंट पे चला जाता है. बट लेकिन सर्कल की बात करें तो जहां से गया वैसे ही वापस आ गया. मतलब एक तरह का क्या है, सर्कुलर मोशन, एक क्लोज पाथ फॉर्म करे जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन. अभी यहाँ पे एक बात हो रही है वाइब्रेशन मोशन. व्हाट इज वाइब्रेशन मोशन? वाइब्रेशन का मोशन क्या पे क्या होता है कि अ टाइप ऑफ मोशन इन विच अ पार्टिकल वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज ऑल्सो called vibration motion. It is also called oscillatory motion. See, मान लो कि पार्टिकल है, उसका कोई ऑब्जेक्ट है वो फिक्स है, ऑब्जेक्ट क्या है वो फिक्स है और उसमें मोशन परफॉर्म कर रहा है, वाइब्रेशन हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन. जैसे कि मान लेते हैं कि एग्जांपल है चिमटा का एग्जांपल ले लो, आप एक चिमटा का एग्जांपल भी ले सकते हैं. चिमटा में क्या होता है कि चिमटा फिक्स रहता है. ओके, चिमटा क्या होता है, फिक्स रहता है. अगर आप चिमटा को फिक्स करेंगे तो क्या होगा, आपके हाथ में चिमटा पकड़ लीजिए और अपने हाथ से उसे चिमटा को मार दी, एक आप बीट कीजिए, उससे क्या होगा, चिमटा है वो अपनी जगह से वाइब्रेट होगा. सो दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाइब्रेशन मोशन. एक और भी है वाइब्रेशन मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन. मतलब कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट होता हो उसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन. अभी यहाँ पे और उसको हम दूसरा हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन. अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको बताओ कि व्हेन ह्यूमन ब्रीथ देयर चेस्ट एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, ये एग्जांपल है कि जैसे ये वाइब्रेशन मोशन का, कि जैसे आप ना जब ब्रीथ रहते हो ना तो आपका चेस्ट क्या होगा, एक्सपांड हो जाएगा और उसके बाद में जब सांस बाहर निकालते हो तो क्या होगा, वो चेस्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. जो एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस है, अगर आप अपने आप को आपके चेस्ट पे हाथ लगा के देखोगे तो आपको भी एक तरह का वाइब्रेशन का आपको महसूस होगा. मतलब आप जो ब्रीथ ले रहे हो तो इनहेल करते हैं तो चेस्ट क्या होगा, एक्सपांड होगा, जब एक्सेल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो एक्सेल इनहेल का जो प्रोसेस है, एक्सपांड जो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोसेस है वो किसके जरिए होता है, वाइब्रेशन मोशन के जरिए होता है. अभी आपको एक बात बताना है कि बोला है कि मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स. अभी आपको समझ में आ गया है कि सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेशन मोशन क्या होते हैं. अभी यहाँ पे एक और एग्जाम मैं आपको बताऊं कि मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब एग्जैक्टली होता क्या है. इसका मतलब ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि एक बॉल है, आप उस बॉल को फ्लोर पे आप नीचे खेल रहे हैं, मतलब कि ऐसा गिरा के खेल रहे, तो बॉल क्या होगा, रेंगते जाएगा, मतलब कि रेंगते भी जाएगा और रोटेट होके भी जाएगा, मतलब कि सीधा भी जा रहा है और गोल होके, मतलब कि सर्कुलर मोशन भी हो रहा है. मतलब उस बॉल का क्या हो रहा है, घूमते घूमते वो सीधा भी जा रहा है, मतलब कि रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन भी हो रहा है और साथ ही साथ में क्या हो रहा है, लीनियर मोशन हो रहा है. मतलब ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, वो एक ही ऑब्जेक्ट ऐसा हो जो एक से ज्यादा मोशन परफॉर्म कर रहा हो, जिसका मैंने बेस्ट एग्जांपल जो मैंने बॉल का दिया, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स. इसका मीनिंग यही होता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है वो एक से अधिक मोशन परफॉर्म कर सकता है. ओके, आई होप एवरीवन इज नाउ क्लियर. अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसका नाम है
मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अभी यहाँ पे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ कि मोशन है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में परफॉर्म कर रही है, जिसको सिंगल डायरेक्शन बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन को हम लीनियर मोशन या फिर हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। सो सी हाउ। तो अभी यहाँ पे एक चीज बताना है कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्क्राइब करना हो तो हमें क्या कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। हमें रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। हमें कौन से फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, हम इस चीज के बारे में हम इस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले। जो मोशन, जो स्ट्रेट लाइन है वो एक तरह का क्या है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन है। मतलब कि सबसे अभी हम लोग सिर्फ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन वो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। ओके, टू डिस्क्राइब पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें पोजीशन बताना हो तो हमें क्या जिसकी जरूरत पड़ती है, रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। ओके, द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। मोशन जो स्ट्रेट लाइन पर परफॉर्म कर रही है वो किस तरह का मोशन परफॉर्म कर रही है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन परफॉर्म कर रही है। ओके, सी यहां पे एक चीज बताई है डिस्टेंस और पाथ लेंथ के बारे में कि डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ क्या होता है। इट इज द लेंथ द पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी, इट्स यूनिट इज मीटर, किलोमीटर एंड सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ, मतलब कि कितना बॉडी ने कितना पाथ उसने ट्रैवल किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ बोलते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल है कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ओ पॉइंट है और ए पॉइंट है। मान लो कि बॉय है वो ओ पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ जा रहा है, ओ पॉइंट से ए पॉइंट पे जा रहा है। उसके बीच का जो डिस्टेंस है 5 मीटर है, तो 5 मीटर हमारा क्या हो, डिस्टेंस हो गया। इसके बीच का जो पाथ कितना है, 5 मीटर है, तो 5 मीटर हमारा क्या होगा, डिस्टेंस बन गया। ओके, सिंपली। अभी हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है, सो डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल to the final position of an object is known as the displacement and its unit is meter, kilometer and centimeter। जैसे डिस्टेंस का यूनिट मीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट का भी वही यूनिट ही होगा। अभी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है कि एक तरह का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब कि मोशन की शुरुआत कहाँ से हुई और मोशन कंप्लीट कहाँ पे हुआ। मतलब मोशन की शुरुआत मतलब का इनिशियल पोजीशन, मोशन की शुरुआत मींस इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, जहां पे मोशन कंप्लीट होता है, उस दौरान का जो डिस्टेंस है किसका, ऑब्जेक्ट का, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब सिंपली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट, जिसका यूनिट क्या, मीटर भी होता है। और मीटर के अलावा और भी बहुत सारे फॉर्म है यूनिट्स के, किलोमीटर भी होता है और सेंटीमीटर भी होता है, जो डिस्टेंस में आपको दिखने मिला होगा। डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला है, होता क्या है, इनिशियल पोजीशन को माइनस करेंगे फाइनल पोजीशन के साथ में, तो इनिशियल पोजीशन का फाइनल पोजीशन के साथ में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारा क्या मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। नाउ अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो आपको उससे बेटर क्लियर होगा। सो सी नाउ, यहां पे ये स्केल है, हर सब में 10-10 मीटर का डिफरेंस है। ओके, ये ओ पॉइंट में 0 है, 10, 20, 30, 40, 50 और लेफ्ट साइड देखो तो नेगेटिव एक्सिस में -10, -20 एंड -30। ओ पॉइंट पे 0 मीटर है, बी पॉइंट पे 20 मीटर है, ए पॉइंट पे 40 मीटर है और सी पॉइंट पे कितना, -30 मीटर है। अभी यहाँ पे मोशन के अलग अलग पाथ डिस्कस किया हुआ है कि किस पाथ पे मोशन परफॉर्म हो रहा है। सो यहाँ पे हम बात करें, फर्स्ट पाथ है ओ से ए के बीच में। अब ओ से ए पॉइंट के बीच में उसका पाथ लेंथ है, तो सी यहाँ पे स्केल पे ध्यान दीजिए, तो ये ओ पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। ओ पॉइंट पे ओ से ए पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे दिया है 40 मीटर।
तो हम यहाँ पे पाथ लेंथ जिसको बोलते हैं, पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस भी कहते हैं, मीटर में हमें बताना है। तो उसका ओ से ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना हुआ, 40 मीटर। ओ से ए पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, ओ यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो ओ से ए के बीच का डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर। अभी यहाँ पे बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? द मैग्नीट्यूड का सिंपल मीनिंग होता है वैल्यू, नंबर, कुछ नहीं होता। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू होता है या फिर नंबर बोलिए। मतलब कि यहाँ पे ओ से लेकर ए पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, 40 मीटर ही हुआ। ओके, पर जैसे आपको मैंने बोला कि फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको कहा था कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहाँ पे फाइनल पोजीशन कितना दिया है, 40 दिया है, और इनिशियल पोजीशन कितना है, 0 दिया है। तो 40 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 40 मीटर। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस साइन डिनोट किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि डायरेक्शन बताना जरूरी होता है। तो किस एक्सिस पे बता रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसलिए हम लिखते हैं 40 प्लस 40 मीटर। ओके, सेकेंड यहाँ पे सिमिलरली ओ से ए और ए से बी बताना है। तो ओ पॉइंट से ए पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर। ओ से ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर। अब प्लस करेंगे अभी ए से बी पॉइंट, ओ से ए और ए से बी, तो ओ से ए 40 मीटर प्लस ए से बी कितना होता है, 20। तो 40 प्लस 20 वो कितना होता है, 60 मीटर। तो 60 मीटर हम यहां लिख दिया। ओके गुड। अभी यहाँ पे क्या बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किसमें, मीटर में। सो ओ से ए पॉइंट जाएंगे और ए से बी पॉइंट, मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली होता क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि शॉर्टेस्ट distance measured from the initial position to the final position of an object is known as the displacement। मतलब यहाँ पे O हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन है, O हमारा क्या इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन मतलब कि मोशन कंप्लीट कहाँ पे हुआ है, तो बी पॉइंट पे हुआ है, तो हमारा बी पॉइंट क्या हुआ, फाइनल पोजीशन हुआ। मतलब कि हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब कि 20 को फाइनल पोजीशन 20 है, माइनस करेंगे 0 के साथ में, तो 20 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 20। ओके, तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट का मीटर में, जिसको हम लिखेंगे 20 मीटर। अभी यहाँ पे पूछा कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में कितना होगा, 20 मीटर ही होगा। फाइनल पोजीशन 0 है, फाइनल पोजीशन कितना है, 20 है, इनिशियल पोजीशन है वो 0 है, तो 20 माइनस 0 इज 0। बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्लस 20 मीटर। अभी यहाँ पे बात हो रही है कि O से A पॉइंट के बीच और A से O पॉइंट के बीच, मतलब O से A पॉइंट एंड देन A टू O पॉइंट। अभी यहाँ पे बात चल रही है कि O से लेके A पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर। O से A पॉइंट क्या पे दिया है, O से A, सो O से A पॉइंट का डिस्टेंस 40 मीटर। अब A से वापस O, मतलब कि जहां से गए वहीं से वापस आए, मतलब कि 40 मीटर जाना और 40 मीटर आना, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जिसको पाथ लेंथ बोलते हैं कितना होगा, 40 जाना O से A प्लस 40 वापस आना, तो 40 प्लस 40 80 मीटर, तो 80 मीटर आ गया। ओके, अभी यहाँ पे बोला मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 40। O से यहाँ पे इनिशियल पोजीशन कितना है, 0 ही है, फाइनल पोजीशन में क्या 0 ही है, क्योंकि O से जहां से शुरुआत हुई वही से कंप्लीट, मतलब O से A से हो, O क्या है हमारा इनिशियल पोजीशन, और उसी O पे वापस आते तो फाइनल पोजीशन, मतलब कि जहां से O से A और A से हो, मतलब जो फाइनल इनिशियल पोजीशन है वही हमारा फाइनल पोजीशन है, तो कितना होगा, 0 मीटर हुआ। डिस्प्लेसमेंट भी वही 0 ही बताएंगे, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल पोजीशन भी वही है, तो इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 आएगा। अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्या बताया गया है, पाथ है मोशन का, कि O से A और A से C की तरफ।
ओ से ए, फिर ए से सी की तरफ। कैसे? पाथ लाइन पूछा है, तो ओ से ए कितना होगा 40 प्लस ओ ए से लेके जब ओ पे जाएंगे तब प्लस 40, तो 40 प्लस 40 कितना होगा 80, फिर ओ से सी की तरफ जाएंगे तो कितना होगा 30 होगा, तो 40 प्लस 40 80 एंड 80 प्लस 30 110। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने यहाँ पे माइनस साइन दिया हुआ है, तो मैम यहाँ पे पाथ लाइन पे प्लस क्यों कर रही है, क्यों माइनस 30 नहीं कर रही है? बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, इसलिए यहाँ पे माना कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में -30 क्यों ना दिया हो, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे +30 ले। ओके, तो यहाँ पे 40 प्लस 30 को ऐड करेंगे तो मतलब ओ से ए की तरफ डिस्टेंस 40, फिर ए से जब वापिस ओ पे आएंगे +40 तो 80 बन जाएगा, फिर ओ से लेके जब सी पे जाएंगे तो +30 ऐड करेंगे तो कितना होगा 110 मीटर होगा। अभी यहाँ पे अभी पूछा है मैग्नीट्यूड क्या है, सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी आप बताइए आप मुझे कि इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है, बताइए आप कहाँ पे होगा? ओ पॉइंट पे। यस, ओ पॉइंट पे इनिशियल पोजीशन होगा, फिर जब उसका फाइनल पोजीशन क्या है, सी है। फाइनल पोजीशन क्या है, सी है। तो मैंने आपको बताया था कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे देखा है कि 30 को 30 माइनस 0 विल बिकम 30। ओके, क्योंकि यहाँ पे -30 आना चाहिए, बट लेकिन मैं मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, मैग्नीट्यूड है मतलब वो नंबर ही रहता है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे +30 लिख रही हूँ। बाकी डिस्प्लेसमेंट की बात हो तो -30, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा -30। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ओ है और फाइनल पोजीशन क्या है, सी है, क्योंकि ओ से ए और ए से सी, तो इनिशियली ओ इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन सी है, तो 0 -30 मतलब -30 -0, क्योंकि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। ओके, तो फाइनल पोजीशन -30 है और इनिशियल पोजीशन -0 है, तो -30 -0 विच इज इक्वल्स टू -30 मीटर। ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर नाउ, क्योंकि -30 क्यों इंडिकेट किया, बिकॉज इट शोज नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, मैग्नीट्यूड में मैं -30 क्यों नहीं बता रही, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही बताता है, इसलिए। ओके, सो आई होप मतलब इससे कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा डिस्टेंस। इससे हमने जो एग्जाम्पल हम लोग ने किया है, इससे हमें ये क्लियर क्या होता है कि डिस्टेंस हमेशा होगा पॉजिटिव, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी बन सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है, और वो 0 भी हो सकता है। ओके, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 होगा। बाकी मैग्नीट्यूड वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। सो फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे क्या होता है कि ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, मतलब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज को क्यों लेके आए हैं, फिजिकल क्वांटिटीज का लेके आने का सिर्फ एक ही रीजन क्या है कि किसी क्वांटिटीज को मेजर करना। जैसे कि लेंथ है, हम मीटर से माप सकते हैं, मास को केजी से मापा जा सकता है, टाइम को सेकेंड या फिर आवर्स में मापा जाता है या मिनट से मापा जाता है, टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, फोर्स को न्यूटन से मेजर कर सकते हैं, प्रेशर को बार से मेजर कर सकते हैं, वर्क को हम जूल से मेजर करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज है, यहाँ पे 2 तरह के फिजिकल क्वांटिटीज होती है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज में जो स्केलर क्वांटिटी है, जो ये स्केलर क्वांटिटी वो एग्जैक्टली क्या है, तो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, वो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं करती, एंड इट कैन बी डिस्क्राइब ओनली बाय मैग्नीट्यूड, इट कैन बी डिस्क्राइब ओनली बाय मैग्नीट्यूड, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताती, मतलब वो सिर्फ वैल्यू बताती। जैसे डिस्टेंस में हमने देखा था, यहाँ पे
ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये बता क्या रहा है, मैग्नीट्यूड ही बता रहा है, नंबर ही बता रहा है। ओके, तो ये क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी, मतलब वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताएगा, नंबर बताएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि ओ से ए की तरफ का डिस्टेंस है 5 मीटर, तो ये 5 मीटर हमारा क्या हो गया, 5 मीटर हमारा क्या डिस्टेंस हो गया। जब यहाँ पे ये तो डायरेक्शन मेंशन तो नहीं कर रहा है, ओनली ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बता रहा है। ओके, तो मतलब कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताता हो, बाकी डायरेक्शन नहीं बताता हो, ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। अभी नेक्स्ट यहाँ पे बोला है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है कि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, मतलब कि ऐसा वेक्टर क्वांटिटीज है जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, साथ ही साथ में वो अपने मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। जैसे जिसका बेस्ट एग्जांपल वो है डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल ले लो। डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया था, जिसमें आपको मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं, 40 मीटर, 20 मीटर, 0, 30, -30 मीटर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो बता रही है, सभी प्लस माइनस और 0, तो प्लस मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रही है, माइनस मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका डायरेक्शन मत शो कर रहे हैं, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के जरिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी शो करना होता है। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इससे हमें क्लियर क्या होता है कि डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। आई अगेन रिपीट दिस फिजिकल क्वांटिटीज, कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाय मैग्नीट्यूड, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताता है। जिसका बड़ी एग्जांपल लेंथ, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है और टेम्परेचर है। ओके, वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। मतलब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा क्वांटिटी है जो डायरेक्शन तो बताएगी, साथ ही साथ पे अपना मैग्नीट्यूड भी बताएगी। जिसका मैंने बेस्ट एग्जांपल बताया था वो है डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी आपके टॉपिक में ये सब चीजें पढ़ने को आएगा, बट आगे। ओके, बट आप इतना नॉलेज की ध्यान में रखो कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी ही है। सो अब आगे हम बात करते हैं, जो हमने एग्जाम्पल्स जो हमने पढ़े, इससे हमें ये क्लियर तो हमें हो गया कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज इंक्रीज। मतलब कि यहाँ पे जब मूविंग ऑब्जेक्ट की बात हो तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के जरिए कि डिस्टेंस यहाँ पे सबका बढ़ ही रहा है, तो मतलब कि डिस्टेंस किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, और दूसरी बात यहाँ पे बताई गई है, so distance of a moving object will always increases and distance and path length may be equal or greater than the displacement। मतलब कि किसी भी डिस्प्लेसमेंट या फिर मतलब किसी भी डिस्टेंस का डिस्टेंस है वो इक्वल भी हो सकता है या फिर डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है। सी हियर, मतलब कि एग्जाम्पल में देखिए, मतलब कि इक्वल भी हो सकता है या तो इससे बढ़ भी सकता है, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट ज्यादा बड़ा हो सकता है। ओके, नाउ इसलिए हमें डिस्टेंस तो हमेशा सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताता है, इसलिए हमें फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट की जरूरत होती है। जो मैग्नीट्यूड तो बताता ही है, साथ ही साथ में हमें क्या बताता है, डायरेक्शन भी बताता है। ओके, नाउ अभी हम लोग इसका डिफरेंस बिटवीन भी डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क क्या होता है। ओके, सो ध्यान दीजिए, इट इज दिस लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी। डिस्टेंस क्या है कि एक तरह का, मतलब कि कोई भी बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट कितना लेंथ पाथ ट्रेवल कर रही है वो डिस्टेंस बताता है।
इट शोज ओनली मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस हमेशा क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा आपने देखा है पॉजिटिव ही होगा, जिसका यूनिट क्या है, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। हम बात हो रही डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured from the initial position to the final position of an object is known as the displacement। मतलब कि एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो इनिशियल डिस्टेंस पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाता है, ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इट शोज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जो मैग्नीट्यूड भी बताता है साथ ही साथ में डायरेक्शन भी बताता है। डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जहां आपने पढ़ा था एग्जाम्पल में हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और जिसी तरह डिस्टेंस का यूनिट मीटर भी हो सकता है, उसके जो सब यूनिट से सेंटीमीटर किलोमीटर भी हो सकता है, तो उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी वही होगा, मीटर होगा, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर। अभी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि आपका जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 100 है, पेज नंबर 100 पर जो आपकी क्वेश्चंस है आज हम वो डिस्कस करते हैं। ओके, आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे क्या फ़र्क है। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करते हैं। जो पेज नंबर 100 पे जो आपके क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, एक डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और कहा क्या गया कि क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। क्वेश्चन पूछे कि बताया गया कि ऑब्जेक्ट है वो कुछ डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, तो क्या लगता है आपको कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो हो सकता है। इफ यस देन सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑब्जेक्ट दिया है जिसका डिस्टेंस है, वो किसी डिस्टेंस पे मूव कर रहे हैं, और उसका क्या डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो हो सकता है। कैन यू से मी, या फिर क्या इमेजिन करके सोचिए, कुछ थोड़ा सा लगाइए, दिमाग लगा के सोचिए कि क्या जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मूव कर रहा है क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है या नहीं है। तो अगर होता है तो मुझे आंसर बताइए कैसा क्यों होता है। ओके, सो लेट्स सी नाउ। सो यहां पे क्या बोला है कि डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ होता है। डिस्टेंस क्या होता है कि लेंथ ऑफ द पाथ। ओके, पाथ जो ट्रेवल किया है वो। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। मतलब एक तरह का मिनिमम बोलो या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलो जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जा रहा है। मैंने यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक बॉय है जो ए पॉइंट पे खड़ा है, और उसके बाद में वही बॉय जाते जाते 4 किलोमीटर डिस्टेंस जाके बी पॉइंट पर चला जाता है। तो ए से बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 किलोमीटर है। कितना है, 4 किलोमीटर डिस्टेंस जा रहा है। कहाँ पे, ए से बी पॉइंट के बीच में। ओके, उसके कुछ टाइम के बाद में वही बॉय बी से ए पॉइंट की तरफ वापस आ जाता है, बी से ए पॉइंट की तरफ वापस आ जाता है, जिसका भी डिस्टेंस उतना ही है, 4 किलोमीटर ही है। मतलब आई रिपीट, ए से बी तक का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और बी से ए तक का डिस्टेंस कितना है, अगेन 4 किलोमीटर। सो यहाँ पे इसका हमें डिस्टेंस निकालना है। सो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या है, ए बी प्लस ए से बी लिखेंगे प्लस बी से ए लिखेंगे। तो हमने लिख लिया ए से बी प्लस बी से ए से बी की तरफ का डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर, प्लस बी से ए की तरफ का डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर।
तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 8 किलोमीटर। ए से बी की तरफ का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर एंड बी से ए की तरफ का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाता है 8 किलोमीटर होता है। अभी यहाँ पे बोला क्या गया है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब कि फाइनल पोजीशन कितना है, फाइनल मतलब कितना 4 ही है, मतलब कि ए से बी की तरफ भी 4 किलोमीटर ही गया, जहां से वापस है वो भी 4 किलोमीटर ही हुआ, तो 4 माइनस 4 कितना होगा 0 होगा। तो 0 मीटर क्या होगा 0 होगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि जहां से गए वही से आंसर है। मतलब इससे क्लियर क्या होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स एंड रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पोजीशन देन डिस्प्लेसमेंट इज 0। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो स्टार्ट जहां से गया वही से वापस आ गया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जहां से जाता है वही से वापस आता है, जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा 0। मैं तो खाली आपको ए से बी तक का पॉइंट का एग्जांपल देके समझा रही हूँ, बाकी आप कोई भी एग्जांपल लेके समझा सकते हैं। आप चाहे तो रेक्टेंगुलर का जो स्क्वायर लूप है आप उससे भी जरिए भी एग्जांपल समझा सकते हो, या फिर आप सर्कुलर मोशन का जो सर्कल जो क्लोज पाथ बता रहे हैं तो वो भी एग्जाम्पल बता सकते हो। सर्कल पे मतलब जो वही इनिशियल पोजीशन होता है और वही फाइनल पोजीशन होता है, तो मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा 0 होगा, और उसका डिस्टेंस जो आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही एग्जाम्पल लेके ही आपको सॉल्व करना है, आपको जो ठीक लगे आप वो सॉल्व कीजिए, पर मुझे जो ठीक लगा वो मैंने इस हिसाब से सॉल्व किया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वे डिस्कस करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, अ फार्मर moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds, and what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes to 20 seconds from his initial position। अभी यहाँ पे क्या बोला गया है कि फार्मर है मूव्स अलोंग द बाउंड्री, एक फार्मर है एक किसान है वो अपने बाउंड्री क्या है एक तरह का सर्कमफेरेंस बाउंड्री, अपने बाउंड्री में क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं। ओके, ये मैंने बाउंड्री ड्रॉ की है, हर चीज का पॉइंट में डिस्क्राइब किया है ए बी सी डी, और एक चीज क्या बोली गई है कि उस तरह का स्क्वायर फील्ड है जिसका जो डिस्टेंस कितना है 10 मीटर दिया है। कितना दिया है 10 मीटर। तो मैंने यहाँ पे 10 मीटर का मेंशन किया हुआ है कि ए से बी की तरफ का डिस्टेंस 10 मीटर है, बी से सी की तरफ का डिस्टेंस भी 10 मीटर है, बट यहाँ बी सी टू डी एंड ए डी टू ए। दूसरी चीज क्या बोली गई है कि डिस्टेंस 10 मीटर है और कितने टाइम पे 40 सेकेंड्स में, टाइम हर जगह पे 40 सेकेंड्स ही दिया हुआ है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड बतानी है ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds। जब वो फार्मर घूमते घूमते 2 minute 20 seconds घूमने के बाद में उस फार्मर का हमें डिस्प्लेसमेंट पता लगाना है। ओके, कहाँ से इनिशियल पोजीशन से। मान लो कि मैंने यहाँ पे जो एग्जाम क्वेश्चन में जो डेटा, सबसे पहले हम डेटा मेंशन करेंगे, डेटा लिखा हुआ है टाइम टी, मैं टाइम टी को टी से डिनोट कर रही हूँ 40 सेकेंड्स में, मैं डिस्टेंस को डी से डिनोट करें जिसको हम बोलते हैं 10 मीटर। ओके, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ डेटा में, और आपके डेटा में ये भी दिया हुआ है कि जो टाइम है जो पोजीशन फाइनल पोजीशन है टाइम कितना है 2 minutes 20 seconds। तो मैं क्या करूंगी 2 minutes 20 seconds को मैं 4 सेकेंड से डिवाइड करूंगी। कैसे, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है, तो 2 मिनट में कितना सेकेंड्स हुआ, तो सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 into 20 इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो 2 into 60 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स, तो 120 सेकेंड्स प्लस 120 सेकेंड्स, तो टाइम टी इक्वल्स टू 140 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि टाइम 2 minutes 20 seconds को मैं सेकेंड में कन्वर्ट करती हूँ तो कितना बन जाता है 140 सेकेंड्स। मैं दोबारा बताती हूँ
कि मिनट को मैं सेकंड में कैसे लाई, कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 2 मिनट में कितना हुआ, तो 2 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 60 के साथ में, तो 120 आता है, और जो 20 सेकंड से बचे उसको मैं ऐड करूंगी 20 के साथ में, तो 120 प्लस 20 इक्वल्स टू 140 सेकेंड्स। अभी यहाँ पे एक चीज क्या बोली गई है, हमें इसका डिस्प्लेसमेंट पता लगाना है। क्या पता लगाना है, इसका डिस्प्लेसमेंट पता लगाना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मतलब कि ए मेरा इनिशियल पॉइंट है, ए मेरा क्या बनेगा, इनिशियल पॉइंट। जैसे जैसे पहुंचते जाएंगे, मतलब कि 140 सेकेंड कैसे होगा, हमें ये मालूम पड़ गया कि 140 सेकेंड, तो 40 प्लस 40 वो बन जाएगा 80 सेकेंड्स। फिर वापिस से 40, तो 40 प्लस 80 प्लस 40 120 सेकेंड्स, तो 120 प्लस 20 मतलब कि 140 सेकेंड। मतलब ये मेरा ई पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट क्या बन गया, फाइनल पोजीशन। क्या बन गया मेरा, फाइनल पोजीशन। इसलिए मैंने यहाँ पे ई पॉइंट लाया है, तो ई पॉइंट मेरा क्या बन जाता है, फाइनल पोजीशन। मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, ए से लेके सी, ये मेरा क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, इनिशियल पोजीशन ये, और जैसे जैसे पहुंचते 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 फाइनल ये आएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मैं कुछ यहां से निकालूंगी। ओके, अभी आगे क्या करेंगे हम, सिंपल पाई, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ए की का, क्योंकि 10 मीटर का हाफ क्या बन जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि फाइनल पोजीशन तो यहाँ पे 140 सेकेंड्स में 140 सेकेंड्स में फाइनल पोजीशन कुछ ई पॉइंट पे आता है। तो यहाँ पे ए से डी के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है, तो ए से ई के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर का, मतलब कि ए डी का आधा, तो इसलिए ए ई क्या बन, ए डी का आधा ए ई, तो ए ई कितना होगा, 5 मीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्योंकि ए डी है, मैं 2 से डिवाइड करूंगी, 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5 मीटर। नाउ सिंपली हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो हमें ये तो मालूम पड़ गया कि 5 मीटर है डिस्प्लेसमेंट ए ई का, ए ई का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 5 मीटर है। अभी हमें पता लगाना है कि ए सी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। लेट्स सी, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या होगा, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो 100 प्लस 100 200। सो ए सी का अगर स्क्वायर रूट क्या आएगा, 200, क्योंकि स्क्वायर हटा रहे हैं, तो ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 200 विच इज इक्वल्स टू 14.143 मीटर, एंड ए सी इक्वल्स टू 14.143 मीटर। नाउ सो ए सी इक्वल्स टू 14.13 मीटर। अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप उसे सॉल्व करके देख लीजिए, तो आपको रूट स्क्वायर रूट ऑफ 200 का वैल्यू बन जाएगा 14.143 मीटर। अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्रू है। सो लेट्स सी, इट कैन नॉट बी जीरो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, मतलब कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स हो गया। मतलब कि जैसे मैंने आपको बोला कि इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल पोजीशन भी वही, मतलब कि जहां से गया वहीं से वापस आ गया, तो मतलब ये क्या होगा, गलत बात, मतलब कि फॉल्स है, मतलब इट कैन नॉट बी जीरो। सेकंड बोला कि इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ऐसा जरूरी नहीं कि जो डिस्टेंस है ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है, पर कुछ केसेस में डिस्टेंस भी कम था। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, ए से बी का डिस्टेंस 10 मीटर है, बी से सी के बीच का डिस्टेंस भी 10 मीटर है। इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा एसी डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो मैं डिस्टेंस निकाल दो 10 प्लस 10 तो 20 मीटर बन जाता है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट करती हूँ और पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ, जिससे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पे सॉल्व किया था, तो इसका मैंने जो आंसर आ गया था तो 14.143 मीटर आ गया था, 14.143 मीटर आ गया था। तो उसी तरह से यहाँ पे पाइथागोरस लगाऊंगी तो भी वही आएगा, क्योंकि वैल्यू वही है। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ कि 14.40 मीटर। तो मतलब इससे ये क्लियर क्या होता है कि हर बार जरूरी नहीं कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो, बट कभी कभार उससे छोटा भी हो सकता है, जैसे आपने यहाँ देख लिया है। ओके,
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबर इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पे क्या होता है कि एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रहा है और इक्वल टाइम में ही वो डिस्टेंस कवर करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कैसे, मैं आपको और अच्छे से एग्जांपल देके समझाती हूँ कि मान लो कि ये सिंपल एक लाइन है, एक डिस्टेंस है, ओ ए बी सी पॉइंट्स दिया हुआ है और बॉय है वो ओ पॉइंट पे खड़ा है। ओके, ओ से ए पॉइंट का डिस्टेंस सपोज मान लीजिए D1 को 10 मीटर। मैं डिस्टेंस D1 मान लिया कि D1 कितना है 10 मीटर, तो D1 डिस्टेंस का टाइम T1 डिस्टेंस कितना है 2 सेकेंड्स। मैंने सपोज करके चलो कि ओ ए का डिस्टेंस D1 10 मीटर है और डिस्टेंस T1 2 सेकेंड है। ए से बी की तरफ डिस्टेंस भी 10 मीटर ही है, टाइम भी वही 2 सेकेंड ही है। बी से सी की तरफ डिस्टेंस भी D3 का 10 मीटर ही है और टाइम T3 कितना है, कितना दिया है 2 सेकेंड है। मतलब यहाँ पे एक चीज क्या बताई गई है कि हर पॉइंट मतलब कि हर डिस्टेंस पे जब मोशंस कवर करता है, अगर ऑब्जेक्ट है मोशन कवर कर रहा है, हर पॉइंट पे उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस हो रहा है। मतलब ओ से ए के बीच का डिस्टेंस भी सेम है और ए से बीच का भी डिस्टेंस और टाइम भी सेम है और बी से सी की तरफ का डिस्टेंस और टाइम भी क्या है, सेम है। सो एक्सटेंशन बोर्ड लेते हैं फटाफट। सो यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पे क्या है कि एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब मान लो कि बॉय है वो ओ से सी की तरफ जा रहा है। सो ओ से ए के बीच का पॉइंट D1 है 10 मीटर है, कितने टाइम T1 में 2 सेकेंड्स में। ए से बी की तरफ जा रहे हैं, टाइम जैसे मान लो T2 मान लो जिसका 20 सेकेंड्स है और D2 है 10 मीटर है। ओके, बी से सी की तरफ जा रहा है तो D3 10 मीटर है और टाइम T3 2 सेकेंड्स है। मतलब यहाँ पे एक चीज़ क्या बोली गई है, मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि हर ये जो पॉइंट है ओ से ए से बी और बी से बीच के बीच का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उनका सब डिस्टेंस क्या है, सेम है। हर जगह पे 10 मीटर ही डिस्टेंस है और सबका टाइम भी क्या है, सेम है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है इक्वल डिस्टेंस में और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के डिस्टेंस में मूव कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज वो लास्ट टॉपिक, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पे क्या होता है कि सिंपल यहाँ पे वही एज द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि डिस्टेंस अनइक्वल होगा, माना कि टाइम सेम हो पर जरूरी नहीं, कभी चेंज भी हो सकता है। ओके, तो मतलब अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे जा रहा हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लो
कि यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हुआ है, व्हेन अ कार इज मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट, द कार इज मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट, मतलब कि बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है और उसमें कार जा रही है, तो मतलब कुछ टाइम पे देखा जाए तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही होगी, मतलब कि बहुत बहुत लो स्पीड हुई कार की। ओके, तो मतलब कभी जाएगी फिर रुक जाएगी, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है, मतलब कि बहुत मोशन क्रिएट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब बहुत रेसिस्टेंस होगा मोशन को। जैसे कि मान लो कि ट्रैफिक सिग्नल की बात करें कि ट्रैफिक सिग्नल में देखा जाए तो बहुत सारी कार है वो ट्रैफिक में फंस जाती है, तो मतलब जैसे जैसे आगे जाएगी फिर रुकेगी, फिर आगे जाएगी फिर रुकेगी, मतलब ज़रूरी नहीं कि टाइम वही हो। कभी 3 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, कभी 5 सेकंड में 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, मतलब ज़रूरी नहीं होता। टाइम इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और डिस्टेंस अनइक्वल भी होगा। इसलिए ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे बोला है एक और भी है, अ पर्सन इज जॉगिंग इन अ पार्क। ओके, एक पर्सन है वो पार्क पे क्या कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है। अभी मान लो कि वो पर्सन है वो कितने की स्पीड से जाएंगे, जैसे मान लो कि 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। ओके, पर्सन मैं आपको ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, पर लेकिन 8 मीटर पर सेकेंड से स्पीड में जा रहा हूँ, मतलब कि डिस्टेंस पहले मैं 20 मीटर गया, फिर कितने टाइम पे चला गया, 5 मिनट में 20 मीटर डिस्टेंस गया, कितने टाइम पे, 5 मिनट में। मान लो ऐसा करो कि पर्सन है 20 मीटर डिस्टेंस जॉगिंग कर रहा है 5 मिनट में, फिर कुछ टाइम के बाद में देखा जाए तो वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उससे 2 मिनट लगेगा। मतलब ज़रूरी नहीं कि उस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एग्जैक्टली मीनिंग क्या है कि जिसका डिस्टेंस अनइक्वल हो और जो टाइम इंटरवल है वो अनइक्वल हो। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि मोशन मतलब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एग्जैक्टली क्या होता है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, अलग अलग टाइम दिया हुआ है कि 9:30 AM है, 9:45, 10:15, फिर 10:30, 10:45, 11, मतलब कि यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है। मतलब कि सभी के लिए मोशन हो, यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, सभी का टाइम क्या सेम दिया हुआ है। अभी यहाँ पे डिस्टेंस देखा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट ए इन मीटर, जो डिस्टेंस जो ए ऑब्जेक्ट से जो ट्रैवल किया हुआ है उनका जो डिस्टेंस किसमें, मीटर में दिया है। ओके, जैसे कि 9:30 पर 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया ऑब्जेक्ट ए ने। ओके, 9:45 में 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 बजे 30 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10:15 AM को 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10:30 को 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10:45 में 60 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, और 11 AM को भी 70 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर 10 मिनट्स में उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम सेम है, 15 मिनट्स में टाइम बदल रहा है। यहाँ पे 9:30 तो 9:45 मतलब 15 मिनट का गैप है। ओके, तो 15 मिनट का यहाँ पे फर्क नजर आ रहा है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है आप देखोगे तो 10 मिनट्स का फर्क, 10 से 20 के बीच में कितना फर्क है, 10 का, 20 to 30 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 का। मतलब कि हर बार में 10 मीटर का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बदल रहा है, 10 मीटर। तो मतलब 10 मीटर बढ़ रहा है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि इससे ये क्या साबित होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट ए है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल परफेक्ट है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट बी इन मीटर, तो 12 मीटर है, फिर 19 मीटर, मतलब यहाँ पे इनके बीच का कितना फर्क है, 6 मीटर का फर्क है। यहाँ पे 19 और 23 के बीच का कितना फर्क है, 4 मीटर का फर्क है। यहाँ पे देखा जाए 23 और 35 के बीच का फर्क कितना ज्यादा नजर आ रहा है, 35 और 37 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 2 मीटर का। मतलब कि 41 और 44 के बीच का देखा तो उसके कितना, 4 मीटर का। मतलब कि हर बार उसका जो डिस्टेंस है वो बदल रहा है। ओके, पर इसका जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल सेम है, हर जिसमें 15 मिनट्स ही है। ओके, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो आई होप everyone is clear, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, एंड आप ये टॉपिक ज़रूर रीड कीजिएगा, एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे आप
कमेंट दीजिएगा। सो मैं आपका डाउट उसी समय क्लियर भी कर दूंगी। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख सके। थैंक यू सो मच। ओके।